घर खरीदना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, सबकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो अगर आप भी घर खरीदने के लिए निकले और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस प्राइमरी मार्केट मतलब ओरिजिनल बुकिंग में है, तो आप सेकेंडरी मार्केट को तराशना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट एक कई बार आपको जो बहुत सारे डिस्काउंट्स के बीच में, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के बीच में एक बहुत लिक्रेटिव ऑप्शन दे देती है। तो रीसेल मार्केट किस तरह इस डिस्काउंट भरी ओरिजिनल बुकिंग्स के बीच में आपको फायदा दे सकती है, और फायदा भी क्या, मतलब ठीक है रेडी टू मूव ऑप्शन तो आपको मिलता ही है, लेकिन वो किस तरह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेकर आती है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप रीसेल में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, यहाँ आपको बहुत केयरफुली लोकेशन, इंटीरियर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फ्लोर प्लान, एमिनिटीज, बिल्टअप एरिया, ये सब आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो ओरिजिनल बुकिंग वर्सेस रीसेल के अंदर है ये आपको बताऊंगा। किस तरह से रीसेल आपको फायदा या घाटा दे सकती है, या आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वाकई में समझना है तो फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा या आधा मत देखिएगा, पूरा देखेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा, बाकी आपकी विश है। और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे मिलने जुलने वाले हैं जो अक्सर इस लाभ को नहीं समझ पाते हैं, लाभ या नुकसान को नहीं समझ पाते हैं। तो आज आपको लाभ या नुकसान पूरा मैं इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप सेकेंड हैंड हाउस देख रहे हैं रीसेल के अंदर, तो अक्सर देखने को मिलता है कि वो अफोर्डेबल होता है जब आप इसे कंपेयर करते हैं न्यू हाउस से। तो और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की प्राइस की बात करें तो ये अक्सर प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है, मतलब अपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ की लैंड की प्राइस की कीमत के हिसाब से होता है। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं तो उस लैंड की वैल्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है अपार्टमेंट के केस में, क्योंकि बिल्डिंग की एज पुरानी हो जाती है, इंटीरियर्स पुराना हो जाता है, फर्नीचर और फिक्सचर्स पुराने हो जाते हैं, इस कारण से भी कई बार आपको ये अफोर्डेबल प्राइस पे मिल पाता है। फिर प्राइम लोकेशन, अक्सर रीसेल हाउस आपको पुराने तो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वो करीब करीब सिटी के बीच में मिलते हैं, क्योंकि अब उन लोकेशंस पे लैंड की एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है और नए हाउसेस जो है आउटस्कर्ट्स में या आउटर एरियाज़ के अंदर आते हैं। और रीसेल प्रॉपर्टी अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर आपका नेबरहुड ऑलरेडी बना हुआ होता है, क्योंकि वहाँ अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आसपास जो पूरा इकोसिस्टम है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सब चीज़ें वहाँ आसपास बनी हुई होती है। फिर तीसरा फायदा इसका है कि प्री ईएमआई से छुटकारा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पोजीशन मिलने तक बैंक आपको ऑप्शन देता है कि प्री ईएमआई पे आप ब्याज दे सकते हैं। वैसे दोनों ऑप्शन होते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या पोजीशन तक सिर्फ प्री ईएमआई आप दीजिए, पोजीशन के बाद आप वहां पर ईएमआई दे सकते हैं जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होगा। तो आपको रेडी टू मूव अपार्टमेंट में सीधा मकान मिल जाता है। तो यहाँ आपको कोई प्री ईएमआई का झंझट नहीं रहता, सीधा ईएमआई देना शुरू कर देते हैं। जो एडिशनल प्री ईएमआई का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपका सेव हो जाता है। मतलब अगर आपने इसे इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से खरीदा है और उस पर होम लोन लिया है तो पोजीशन के बाद तुरंत आपको रेंट की इनकम शुरू हो जाती है और ईएमआई के बोझ से बचने में भी आपको मदद मिलती है। मतलब यदि प्रॉपर्टी पहले से किराए पर है और बैंक फ्यूचर की जो पॉसिबल किराए की जो इनकम है उसको भी कई बार कैलकुलेट कर लेता है, तो आपकी लोन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ा देता है। तो इससे फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो आपकी बेहतर हो जाती है और लोन को रीपे करने का दबाव भी आप पे कम हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है रीसेल प्रॉपर्टी बाय करते टाइम, बेटर नेबरहुड एंड एम्बियंस। जी हाँ, अगर आप पुराने मकान देख रहे हैं तो कई बार वो बड़े स्पेशियस भी होते हैं और कई बार किचड़ पिचड़ वाले एरिया से में आपको एक खुलापन वाला अपार्टमेंट भी मिल जाता है। तो इसमें आपको बड़े अपार्टमेंट और रिजनेबल, जैसे मैंने पहले ही बताया, रिजनेबल प्राइस से मिलते हैं और रेजिडेंशियल लोकेलिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा बसने की, उस एरिया की बसने की वेट नहीं करना पड़ता है। फिर प्री इंस्टॉल्ड एमिनिटीज़ कई बार देखने को मिलता है सेकंड हैंड अपार्टमेंट जो है या इंडिपेंडेंट हाउस है, वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ और फिक्सचर्स उसके अंदर ऑलरेडी प्लेस किए हुए होते हैं, क्योंकि पहले कोई पुराना ओनर रह रहा होता है, उसने वो सब चीज़ें अपने रहने के हिसाब से इंस्टॉल की हुई होती है, सारे फिक्सचर्स इंस्टॉल किए होते हैं, जैसे कि गैस,
इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, वाटर फैसिलिटी, करीब करीब ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन साथ में ये ज़रूर है कि अगर आपको ज़रूरत है कि कुछ रिपेयर्स वगैरह कराना है तो ये आपको मूव करने से पहले करवा लेना चाहिए। फिर एडवांटेजेस ऑफ टैक्स बेनिफिट, अगर आप रेडी टू मूव अपार्टमेंट देख रहे हैं तो उसमें आपको जो टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि कई बार टैक्स बेनिफिट आपको पोजीशन से रिलेटेड होता है होम लोन का, तो जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसका बेनिफिट भी आपको, चूंकि प्रॉपर्टी रेडी टू मूव मिल रही है, कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में 10-10 साल लोगों ने वेट किया है, तो यहाँ पर वेट का कोई झंझट नहीं है, आपको इमीडिएट बेनिफिट साथ साथ मिलना शुरू हो जाता है। और साथ में आपको उस लैंड के ऊपर, चूंकि धीरे धीरे जो जो समय बीतता है FAR बढ़ती है, फ्लोर एरिया रेशियो, मतलब सरल भाषा में आपको समझाऊं तो परमिसेबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, जितना टाइम पास होता है, जितना नया टाइम आता है, धीरे धीरे सेम एरिया, चूंकि एरिया लिमिटेड है शहरों के अंदर, तो उसी एरिया पे गवर्नमेंट ज़्यादा बिल्डिंग बनाने की परमिशन देती है, तो उसमें ज़्यादा अपार्टमेंट आते हैं, तो ऐसे अपार्टमेंट आपको लो FAR पे मिल जाते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कम अपार्टमेंट होते हैं, पर पर्सन एकड़ के हिसाब से कम लोग रहते हैं, तो इसका बेनिफिट भी आपको कई बार पुराने मकानों में मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि वेटिंग पीरियड भी नहीं होता यहाँ पे, सीधा आप अपार्टमेंट में जाएं, पोजीशन ले और आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। मतलब बैंक लोन और प्रॉपर्टी की जब पोजीशन की बात आती है तो पुरानी प्रॉपर्टी लोन लेते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि कई बार ओल्ड बिल्डिंग होने के कारण बैंक उस प्रॉपर्टी की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की भी जांच करता है। यदि 40 ईयर्स से अधिक पुरानी प्रॉपर्टी है और उसे कई बार देखा जाता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसे डिमोलिश करने के भी ऑर्डर दे चुका होता है, तो ऐसे मामले में लोन मिलना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। मतलब पुरानी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपको यह इंश्योर कर लेना है कि बैंक उस पर लोन देगा या नहीं देगा। मतलब आप जब उसे बुक करने जा रहे हैं, 10% देने जा रहे हैं एग्रीमेंट वैल्यू, तो आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है। फिर पुरानी प्रॉपर्टी में ये भी देखा जाता है, ये भी डिसएडवांटेज है कि जो उसके अंदर रिपेयर है और मेंटेनेंस का खर्च थोड़ा सा ज़्यादा आता है। पुरानी प्रॉपर्टी पे रिपेयर और मेंटेनेंस पर समय समय पर उस पर एक्सपेंस आता है। जैसे पुरानी गाड़ी होती है, वैसे पुराने मकान में भी कई बार समय समय पर आपको यहाँ खर्च आता है। तो आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजीशन कैसी है। अगर वो अच्छी है तभी आप लीजिए, मतलब रहने लायक होनी चाहिए वो, और उस पर ज़्यादा मेंटेनेंस, ज़्यादा रिपेयर वर्क ना हो। कई मामलों में तो ये भी देखा जाता है कि कम कीमत पर खरीदी गई प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा बाद में आपको महंगी डील महसूस करवाता है। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके फ्यूचर के मेंटेनेंस पर होने वाले एक्सपेंस का एस्टिमेट जरूर कर लेना चाहिए। फिर बिल्डिंग एज, आपको हमेशा उसकी रियल एज को देखना है, उस बिल्डिंग की एक्चुअल एज क्या है बिफोर फाइनलाइजिंग द डील। ये हमेशा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ऐसे मकान खरीदते टाइम, थोड़ा ईयर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 5 साल से ज़्यादा पुराने ना हो, या फिर मैक्सिमम अगर आप जा रहे हैं तो 10 साल से ज़्यादा पुराने ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी जितनी पुरानी होगी उतनी ये गुड डील इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगी। क्योंकि रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नई प्रॉपर्टी पे आपको ज़्यादा प्रोपोर्शनेट अच्छा रिटर्न मिलता है। तो एज बिल्डिंग की क्या है ये आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपकी एज बिल्डिंग की आपको नुकसान भी दे सकती है, तो चूज करते टाइम ये डिसएडवांटेजेस का इंपॉर्टेंट फैक्टर आप जरूर चेक कर लेंगे। फिर कोई पर्सनलाइज टच नहीं होता। कई बार आप जो प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदते हैं तो आपके पास चॉइस लिमिटेड होती है। आपका जो टेस्ट होता है, मान लो आपको पार्क फेसिंग चाहिए या धूप आने वाली यूनिट चाहिए, तो वो कई बार आपको नहीं मिल पाती। तो आपको कई बार थोड़ा अनसेटल होके आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, या डिज़ाइन, शेप इजीली जो आप चाह रहे हैं हाउस का वो आपको कई बार नहीं मिलता। नए अपार्टमेंट में ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बुकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर अनपेड बिल्डिंग ड्यूज, कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो प्रीवियस ऑनर ने नहीं चुकाए और आप उसे चेक करना भूल गए, तो आपको हमेशा सारे बिल क्लियर करवा लेने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इवन हाउस टैक्स तक आपको क्लियर करवा लेना चाहिए। अगर किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट है तो वहाँ पे जाके RWA या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए, क्योंकि नया ऑनर कई बार अवेयर नहीं होता और फिर उसे जो अनपेड बिल्डिंग ड्यूज है वो देने पड़ते हैं। फिर न्यूमरस रेनोवेशन चार्जेस, कई बार रीसेल के अंदर हाउस पूरी तरह से रेडी होता है और आपको ये आइडिया ही नहीं होता कि इसके अंदर रेनोवेशन चार्जेस भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो आपको हमेशा रेनोवेशन चार्जेस को
पहले एस्टिमेट कर लेना है। मकान में शिफ्ट होने से पहले, इवन मैं तो कहूँगा मकान खरीदने से पहले रेनोवेशन रिलेटेड जो एक्सपेंसेस जैसे पेंटिंग, फ्लोरिंग, वुडवर्क, प्लम्बिंग जैसे छोटे छोटे खर्चे जो लगते हैं कि लगता है बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन कई बार जब आप इनको टोटल करते हैं तो ये ह्यूज अमाउंट हो जाता है। तो आपको केयरफुल रहना है जब भी आप ऐसी डिसीजन लें, मतलब ऐसा कोई अपार्टमेंट रीसेल में आप देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको क्या क्या काम की ज़रूरत है इसके अंदर उसका एस्टिमेट ज़रूर बना लेना चाहिए। फिर लो होम इंश्योरेंस। आप कहेंगे इसमें इंश्योरेंस का क्या मतलब है? इंश्योरेंस का मतलब भी है, इंश्योरेंस कंपनी अक्सर रीसेल हाउस को कम इंश्योर करती है। अक्सर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो कैलकुलेट करती है इंश्योरेंस वो बिल्डिंग की एज से रिलेटेड होता है। ऐसे केसेस के अंदर जो नेचुरल क्लाइमेटी जब आती है तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत कम रिफंड ऑफर करती है। इससे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस भी होती है आपको, मतलब जब आपको वाकई में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, उस सिचुएशन में आपको इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करती है। फिर हाई डाउन पेमेंट। जब आप रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो सबसे पहले 10% दे के आपको एग्रीमेंट टू सेल करना होता है, और जब डेवलपर से प्रॉपर्टी लेते हैं तो कई बार 5 लाख 10 लाख रुपीस दे के आप उसे इनिशियली बुक कर लेते हैं और फिर पेमेंट अरेंज करके आपको 20% तक पे करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। क्योंकि बैंक लोन आपको 80% पे मिलेगा और बैंक आपका एग्रीमेंट के बाद ही एंटर करेगा, तो आपको करीब करीब 20% अपने पास से पे करना पड़ता है। तो इमीडिएट जो फंडिंग है आपकी 20% की डाउन पेमेंट हो जाती है, तो वो कई बार आपकी पॉकेट पे असर डालती है। आपको उसके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। कई बार उतना फंड नहीं हो पाता तो भी आप रीसेल के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले पाते। तो अगर आप रीसेल में देख रहे हैं तो आपको 20%, चूंकि बैंक 80% देगा तो मिनिमम 20% आपको देने की ज़रूरत है, इतना फंड अरेंज करने की ज़रूरत है। फिर कई बार बी पार्ट की ट्रांजेक्शन्स भी आपको रीसेल मार्केट में देखने को मिलती है। तो ऐसे टाइम पर अगर आपके पास बी पार्ट नहीं है तो भी आपके पास ओरिजिनल बुकिंग का ही रास्ता बच जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि ओरिजिनल बुकिंग और रीसेल में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मतलब रीसेल के सारे पहलू मैंने कोशिश किया आपको समेट के मैं कंपाइल करके बताऊं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पहले सोचने की ज़रूरत है। अक्सर लोग इसे बाद में सोचते हैं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ, फ्यूचर में ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।